ओके नाउ सी, अपनी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की थियरी चल रही थी ना, उसमें अपना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। 3 चीज हो चुकी है ना, ये मीनिंग, कंडीशन एंड प्रोसीजर। अब आगे देखो नेक्स्ट थियरी क्या है, नोट्स। नोट्स मतलब क्या, देयर आर सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स कनेक्टेड विद दिस थियरी ओनली। उसमें देखो टोटल 5 चीज अपने को पढ़नी है। उसका कीवर्ड है ओटी गदर। ओटी गदर। उसमें देखो फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, ओ। देखा ओ। अब देखो ओ वाली फीलिंग दे रहा, ओ। ये देखो ओ। ओ फॉर अदर एस्केप्ड इनकम। गैस करो ये क्या चीज होगी। मैं सिखाना चालू करूं उसके पहले गैस, क्योंकि सिर्फ मोटा मोटी अपना इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो चुका है। दीज आर एडिशनल पॉइंट्स एंड ट्रस्ट मी, एवरी पॉइंट इन ओटी गदर इज अ पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओ विच स्टैंड्स फॉर अदर एस्केप्ड इनकम। तो पता है अदर एस्केप्ड इनकम का मतलब क्या है, जिस इनकम को लेके उन लोग ने मेरी कार्रवाई शुरू की थी ना, उस कार्रवाई के दौरान उन लोग को मेरे दूसरी चोरी का भी पता चला। अब वो मेरी जो दूसरी चोरियां उन लोग को बाद में से पता चली है, क्या उन लोग उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं? ये सवाल रियल लाइफ में उठता है बहुत बार। आंसर अभी तो दिया नहीं मैंने, लेकिन रियल लाइफ में बहुत बार होता है कि कोई एक पॉइंट को लेके तुम्हारा केस रीओपन किया है, लेकिन बातों बातों में मालूम पड़ता तुमने दूसरे भी लफड़े किए हुए, तुम्हारे दूसरे भी कांड खुल के बाहर आते हैं। तो क्या उसको भी उन लोग लेके बैठेंगे कि जो पॉइंट को लेके रीओपन किया था उसी तक सीमित होना चाहिए? जैसे मेरे एग्जाम्पल से बात करूँ ना, सी मैंने कल क्या एग्जाम्पल दिया था एस्केपिंग का मेरा, कि मैंने 21-22 वाले ईयर में प्रॉपर्टी बेची थी और उसका कैपिटल गेन्स मैंने छुपा के रखा था, और मैं सोचा कि उनको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन उनको खबर मिल गई। कहाँ से मिली? रजिस्ट्रार ऑफ द प्रॉपर्टी, उसने इनकम टैक्स वालों को बोल दिया कि श्री श्वास ने कोई प्रॉपर्टी बेचा 21-22, और उन लोगों ने रिटर्न देखा तो उसमें कैपिटल गेन वॉज मिसिंग। तो कैपिटल गेन के पॉइंट से मेरा केस खोला, तो पॉइंट वॉज कैपिटल गेन। फिर बाद में जब कार्रवाई शुरू हुई ना, कार्रवाई मतलब कार्रवाई को इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर, मतलब 4 स्टेप्स। स्टेप 1 हुआ, स्टेप 2, फिर चौथा स्टेप क्या होता है बताओ? ये देखो चौथा स्टेप, ये मीटिंग वीटिंग होती है ना ये। तो इस मीटिंग में ना सुनो, इस मीटिंग में उन लोग ने कैजुअली मुझसे ना मेरी कुछ बैंक स्टेटमेंट पासबुक मांगी होगी। मीटिंग किसके लिए हो रही है मेरी? वो कैपिटल गेन के डिस्कशन के लिए। तो ऐसे ही ये उन्हें बोला होगा चलो तुम्हारा 21-22 का जिस साल तुमने प्रॉपर्टी बेचा था उसका बैंक स्टेटमेंट दे दो, पासबुक दे दो। तो ऐसे ही कैजुअली मांगा, तो उसकी नजर दूसरे ट्रांजैक्शंस पे पड़ी। पता है उसने मेरी पासबुक में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन देखे जिसमें मुझे इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है, बैंक एफडी का, बैंक एफडी का इंटरेस्ट इनकम, और उसकी नजर उस पर पड़ी। एंड देन ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही चेक्ड कि उसको एफडी का इंटरेस्ट इनकम भी लगातार मिले जा रहा है। तो उसने मेरे रिटर्न में चेक किया, वो भी छुपाया हुआ था। उसने बोला भाई तू तो बड़ा चोर है, हम तो तेरी कैपिटल गेन की चोरी को लेके तेरा केस खोले थे, इधर तो दूसरी चोरियों का भी मालूम पड़ा। अभी क्वेश्चन क्या है, कैन ही टैक्स माय अदर एस्केप्ड इनकम्स और ही हैज टू रेस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ टू कैपिटल गेन? ही कैन, बट यू नो रियल लाइफ में पब्लिक लोग ऑब्जेक्ट करती थी। रियल लाइफ में पब्लिक क्या बोलती थी, कैपिटल गेन को लेके मैटर खुला था ना, तो बस उसी तक सीमित रहो, दूसरी से एक्स्ट्रा बात नहीं करने का। क्यों नहीं करेंगे? अगर हमने केस प्रॉपरली खोला है और उस कार्रवाई के दौरान हमको तेरे दूसरे झोलझाल का मालूम पड़ा, तो उसको क्यों छोड़ेंगे? साफ साफ जब दिख रहा है तो उसको भी हम लोग टैक्स मारेंगे। ओके। एंड फिर पता है एसएससी लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं, बट ये तो अभी अचानक से मालूम पड़ा है ना, आपको तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करने का बोला गया है कि कुछ भी चोरी का मालूम पड़े तो पहले शो कॉज नोटिस दो, फिर रिटर्न भरवाओ, फिर 143(2) में अटेंड दी ऑफिस का नोटिस दो। वो सब प्रोसीजर तो फॉलो ही नहीं हुआ है। सी एक्चुअली ये दूसरी चोरी का है ना, ये मीटिंग में मालूम पड़ा है, और ये मीटिंग तो चौथे स्टेप में आई ना। तो एसएससी में आर्ग्यू कि ऐसे डायरेक्टली फोर्थ स्टेप में आके तो ऐसा नहीं कर सकते। आपने मेरा जो बैंक इंटरेस्ट इनकम जो पकड़ा है ना, उसके लिए आपने इनिशियल स्टेप्स कहाँ फॉलो किए? तो उसके लिए भी लॉ ने लिखा है, वो दूसरी इनकम जो बाद में से मालूम पड़ी ना, उसको डायरेक्टली आक्रमण कर सकते हैं, डायरेक्ट अटैक। उसके लिए प्रीवियस स्टेप्स फॉलो नहीं भी हुए तो चलेगा।
सी प्रीवियस स्टेप्स कैपिटल गेन को लेके तो सिस्टमेटिकली फॉलो हुए थे। प्रीवियस स्टेप समझ रहे हो ना, शो कॉज नोटिस, फिर 148 नोटिस, फिर 143 टू नोटिस, वो सब एकदम सिस्टमेटिकली कैपिटल गेन को लेके तो फॉलो हुए थे। बट असेसी में आर्ग्यू देन कि व्हाट अबाउट माय अदर इनकम, उसके लिए आपने वो स्टेप्स थोड़ी फॉलो किए, तो वो भी मायने नहीं रखता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट दिस अदर इनकम विल बी टैक्स्ड। तो ये देखो फाइनली उसका ऑर्डर कैसा पास होगा। 147 के ऑर्डर में सबसे पहले तो इन लोग पास्ट इनकम को बेस लेते हैं। जैसे उन दिनों मैंने जो ओरिजिनल इनकम दिखाई थी उसको तो बेस लेंगे ना, क्योंकि इनकम का कंप्यूटेशन हमेशा टोटलिटी में होता है। टैक्स कभी भी इनकम वाइज थोड़ी आता है, टोटलिटी में। तो पहले मैंने जो इनकम दिखाई थी उसका टैक्स भर भी दिया था ना, तो भी उसको एक बार बेस लेना पड़ता है। फिर कैपिटल गेन का चोरी जिसको लेके कार्रवाई शुरू हुई थी वो ऐड कर देंगे, और एक नया खुलासा हुआ, नई चोरी का मालूम पड़ा, वो भी ऐड कर देंगे। ये देखो साइड में मैंने क्या लिखा है, इसको मैंने क्या नाम दिया है, कैपिटल गेन को मेन एस्केप्ड इनकम, मेन जिसको लेके प्रोसीडिंग रीओपन हुई थी, और इसको क्या नाम दिया है, अदर एस्केप्ड इनकम। उसी ये बोलने में बहुत सिंपल लग रहा है ना, मैंने पढ़ा भी दिया, तुम लोग फटफट समझ भी गया। इंग्लिश में हिम्मत है ना, बोल के बताओ इसको। मैं एक बार बोल रहा हूं, फिर ट्राई करना, एक बार तो बोलना पड़ेगा। ये देखो, once a valid proceeding is initiated under section 147, the AO can also assess other escaped income which is subsequently discovered during the course of proceeding under this section, even if the provisions of section 148A are not complied with in respect of such other escaped income. ऐसा लिख तो मार्क्स मिलेगा। तुम लोग इधर बैठ के मैं पढ़ा रहा हूं समझ जाते हो, उसमें कुछ तीर नहीं मार रहे हो। दैट इज माई मेहनत एंड माई एफर्ट टू मेक यू एक्सप्लेन। योर एफर्ट इज वॉट, जब तुम लोग ये सेंटेंस रट के बताओ और लिख के बताओ, और इसमें कुछ बड़ा चैलेंज नहीं है। सी एक बार अपने को माइंड में सीन क्लियर करना है कि दूसरी चोरियां जो बाद में मालूम पड़ी उसको भी लेके बैठ सकते हैं, भले उसके लिए हमने प्रीवियस स्टेप को नहीं भी निभाया हो। मतलब ये जिस्ट है ना, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज यहाँ वहाँ चलेगा, लेकिन सी मैं तो किसी को एडवाइस ही नहीं करता हूं कि थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज कर। अपनी लैंग्वेज अपने पास है, वो तो लास्ट मोमेंट पे क्राइसिस में वो यूज करना है। पढ़ाई करते टाइम तो किताबों की लैंग्वेज को छापोगे ना दिमाग में। कितने लोग बोलते हैं नहीं, आई एम केपेबल इनफ टू राइट इन माई ओन लैंग्वेज। यस आई नो, बट आवर लैंग्वेज इज ऑलवेज विद अस, इट विल नॉट लीव अस। बट व्हेन यू आर स्टडिंग बिफोर द एग्जाम यू हैव टू मेमोराइज द वर्ड टू वर्ड थिंग एज इट इज। तो कैसा था बताओ, वंस अ वैलिड प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड। सी इधर भी लॉ कुछ बोलना चाह रहा है, वो कैपिटल गेन की चोरी को लेके एक वैलिड कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। फिर बाद में दूसरा जो भी मिला ले लो सब लपेटे में। मतलब कैपिटल गेन का ही मेरा कार्रवाई फालतू है तो ये भी छोड़ दो। फिर कैपिटल गेन की कार्रवाई फालतू होती तो स्टेप 1 में ही डिस्कार्ड हो जाता ना। स्टेप 1 में होता है ना शो कॉज नोटिस में, है ना। बट एक जमाने में क्या शो कॉज नोटिस वो सब के प्रोविजन नहीं थे, इन लोग ऐसे ही चालू कर देते थे और बाद में मालूम पड़ा था कार्रवाई फालतू थी। तो लॉ ने बहुत टाइम से लिखा हुआ कि एक बार प्रॉपर कार्रवाई शुरू होती है, और आज के प्रोविजंस तो ऐसे है ना कि कार्रवाई अगर आगे बढ़ी है तो प्रॉपर ही होती है, क्योंकि इम्प्रॉपर बना होता है तो स्टेप 1 में डिस्कार्ड हो जाता है ना। क्योंकि स्टेप 1 में अपने को पूरा कॉन्फिडेंस में लेके रीओपन करते हैं बाय गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और गिविंग अस अ शो कॉज नोटिस, है ना। तो प्रोसीडिंग वैलिड ही होगी, बट फिर भी एग्जाम में सेंटेंस लिखना पड़ेगा ऐसे, वंस अ वैलिड प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 147 द एओ कैन ऑल्सो असेस। सी असेस करना मतलब वो टैक्स कर सकता है, दूसरी इनकम को भी टैक्स कर सकता है। तो क्या बोले, एओ कैन ऑल्सो। ऑल्सो वर्ड क्यों आया, क्योंकि कैपिटल गेन को तो टैक्स मारेगा, दूसरी इनकम को भी मारेगा। द एओ कैन ऑल्सो असेस अदर एस्केप्ड इनकम विच इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, जो बाद में मालूम पड़ी थी, विच इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, even if the provisions of 148A are not complied with in respect of such other escaped income। ये लिखना पड़ेगा। इन शॉर्ट पॉइंट छोटा है कि दूसरी इनकम भी कुछ मिली तो पकड़ सकते हैं, बट सी इधर एक अच्छा पॉइंट है। ये दूसरी जो इनकम मिली ना मेरे एग्जाम्पल में, बैंक इंटरेस्ट, ऐसे मैंने कैजुअली कुछ भी एग्जाम्पल लिया, कुछ भी हो सकता है।
बट मेरे एग्जाम्पल में वो बैंक इंटरेस्ट भी सेम ईयर को पर्टेन कर रहा था, तब तो ठीक है। बाय चांस, सोचो क्या बोलने वाला, बाय चांस बैंक इंटरेस्ट कोई डिफरेंट ईयर को पर्टेन कर रहा है, तो उसका सेपरेट प्रोसीडिंग इनिशिएट करना पड़ेगा। वो जो 4 स्टेप्स होते हैं ना, वो बैंक इंटरेस्ट के लिए सेपरेटली फॉलो करने पड़ते हैं। वो जो बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो लो, वो कब होता है? सेम ईयर को पर्टेन कर रहा है, तो क्या सोचना चाहिए, कैपिटल गेन का 21 22 को लेके चालू हुआ ही है ना, तो लगता है इसको भी ले लो चलो, वो सेम ईयर को पर्टेन कर रहा है। तो लेकिन पता चला बैंक इंटरेस्ट की चोरी का मालूम तो पड़ा, बट दैट इज पर्टेनिंग टू सम डिफरेंट ईयर। तो अगर ईयर अलग है तो प्रोसीडिंग अलग, ऑर्डर भी अलग होना चाहिए, क्योंकि पता है हम लोग ये जो ऑर्डर बनाते हैं ना, वो ईयर स्पेसिफिक होता है। जैसे बचपन में तुमने जो अकाउंट्स पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट्स कैसे था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, इट पर्टेन्स टू पर्टिकुलर ईयर। और ये भी एक इनकम कैलकुलेशन तो है। ओनली थिंग अकाउंट्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, इधर ऑर्डर का नाम दे रहे हैं, बट ऑर्डर में भी तो इनकम कैलकुलेशन हो रही है ना, एंड इनकम कैलकुलेशन ऑलवेज ईयर स्पेसिफिक। सो एग्जाम में लोग कभी पूछते हैं ऐसा, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ बैंक इंटरेस्ट पर्टेन्स टू सम डिफरेंट ईयर, तो क्या बोलना चाहिए? देन ऑल्सो बैंक इंटरेस्ट कैन बी असेस्ड, बट बाय वे ऑफ अ सेपरेट प्रोसीडिंग। उसका सेपरेट 4 स्टेप का प्रोसीडिंग करना पड़ेगा। मतलब बैंक इंटरेस्ट को लेके अलग से शो कॉज नोटिस दो, स्टेप 1 वाला, फिर 148 स्टेप 2 में अलग से रिटर्न मंगवाओ, ईयर अलग है ना, तो उसका रिटर्न मंगवाओ, फिर 143 2 में अटेंड दी ऑफिस ऑर्डर। मतलब अल्टीमेटली उसको दूसरी चोरी का टैक्स तो चुकाना ही है, लेकिन अगर अलग ईयर को पर्टेन कर रहा है तो प्रोसीडिंग सेपरेटली इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके नहीं, शो कॉज नोटिस में खाली शो कॉज ही एजेंडा होता है कि हम ये पॉइंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तेरे को कुछ बोलना है तो बोल। तो ये हो गया। तो सी तुम लोग अपनी नोट्स में देखोगे, ऐसा मैंने चार्ट भी बनाया है कि अदर एस्केप्ड इनकम सेम ईयर को पर्टेन कर रहा है तो सेम प्रोसीडिंग में ले लो, अगर डिफरेंट ईयर को पर्टेन कर रहा है तो उसका सेपरेट प्रोसीडिंग इनिशिएट करना पड़ेगा। पर कोई भी एंगल से एसएससी ये नहीं बोल सकता है नहीं ये चीटिंग है, दूसरी चीज को नहीं। अब बच्चे कैसे बोलते हैं कि मेरा तो कैपिटल गेन पकड़ा था, दूसरा नहीं, ये चीटिंग है। चीटिंग का आएगा, तू चीटर है पापी, शर्म है, इतनी इनकम कमा के छुपाता है। अब तेरी चोरी हाथ में है तो छोड़ेंगे थोड़ी, सब लेंगे। सी ये सुन के ना कितने स्टूडेंट लोग बेचारे इनोसेंट डर जाते हैं, सर ये तो बहुत डेंजरस है यार, कोई एक पॉइंट में मिला तो अपनी तो पूरी बैंड बच सकती है, बच सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली बताओ, उन लोग को उतना टाइम नहीं होता है, वो लोग भी मैकेनिकली एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। जैसे उसको मेरा कैपिटल गेन का मालूम पड़ा होगा ना, वो भी क्या काम सल्टा, हाँ ठीक है कैपिटल गेन टैक्स दे खत्म करो, उसको कुछ पंचायत ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा देखो, ये करो वो करो, टाइम ही नहीं होता। अपने को ऐसा लगता है यार वो तो खोद खोद के दूसरा सब भी देखा, तो बहुत रेयरली होता है। मेजोरिटी केस में क्या, जिस पॉइंट को लेके केस खोला था, जैसे मेरे एग्जाम्पल में कैपिटल गेन, उसको लेके बंद करके बस, वो एक्स्ट्रा इन लोग करते भी नहीं है। उनको पता भी होगा ये सब पापी लोग होते हैं ऐसे, लेकिन उन लोगों को क्या है, नौकरी है ना, काम सल्टा के दूसरा काम करना है। अल्टीमेटली फॉर देम इट्स नॉट अ पैशन, इट्स अ जॉब विच दे हैव टू डू फॉर देयर सैलरी। ओके, बट पिक्चर में भी दिखा ना कोई कोई पुलिस लोग कैसे पैशनेट होते हैं, तो ऐसा कोई पैशनेट है वो मिल गया ना तो पूरी बैंड बजाएगा, दूसरे सब चीजों को भी लेके अटैक कर सकता है। ओ खत्म हो गया, ओटीएस गदर का ओ ओ ओ। अगला अल्फाबेट देखो, टी। टी स्टैंड्स फॉर टाइम लिमिट। एक से सुनो, ये जो टाइम लिमिट का कुछ पॉइंट में चालू करूंगा ना, उसके पहले तुमको मुझे कुछ जनरल नॉलेज देना पड़ेगा अपील्स के बारे में, क्योंकि मेरा जो अगला पॉइंट है ना ओटी गदर का, इट विल रिक्वायर नॉलेज ऑफ अपील प्रोसीडिंग्स। एक्चुअली अपील इज माय नेक्स्ट चैप्टर, अपना सेकेंड चैप्टर अपील का ही है, लेकिन सेकेंड चैप्टर तक वेट थोड़ी कर सकती, ये पॉइंट को अभी खत्म करना है, तो मुझे अपील्स का थोड़ा बहुत रफ नॉलेज देना पड़ेगा। ओके, तो वो देखो उसका मैंने इधर फ्लो चार्ट बनाया है। अपील वर्ड तो सुना ही होगा ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने, झगड़ा झगड़ी होता है जब। ओके, तो सी ये नॉलेज एक बार ले लो। सी ए और एसएससी इधर मिलजुल के बातचीत करके क्या कर रहे हैं, असेसमेंट। ये असेसमेंट की मीटिंग है, और असेसमेंट कौन से होते हैं, या रेगुलर असेसमेंट होता है। समरी को क्या बोलना चाहिए, इट इज एज गुड एज नो असेसमेंट।
तो या रेगुलर असेसमेंट होगा या बेस्ट जजमेंट। खैर बेस्ट जजमेंट होगा तो असेसी मीटिंग में इन्वॉल्व भी नहीं होगा, पर जो भी असेसमेंट कौन से होते हैं, या रेगुलर या बेस्ट जजमेंट या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इस मीटिंग में जो फाइनली ऑर्डर पास होता है ना, ऑर्डर में होता क्या है, इनकम कैलकुलेशन एंड फिर कुछ टैक्स वैक्स डिमांड किया होता है। तो कई बार असेसी उससे नाखुश होता है। तो ये देखो, अगर असेसी ऑर्डर से नाखुश है तो ही कैन फाइल एन अपील। और अपील किसको करते, सीटा। सीटा बोलो, सीटा। सीटा, सीटा का फुल फॉर्म है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ब्रैकेट में ए लिखा, ए फॉर अपील्स। सी एक सादा सीआईटी होता है और एक सीआईटीए होता है। दोनों अलग मनुष्य है, दोनों का प्रोफाइल अलग है, दोनों का वर्क अलग है ऑफिस में। सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू आर राइटिंग इन द पेपर। कितने लोग ऐसे सीआईटी लिख के आ जाते हैं। अपील में क्या लिखना, सीआईटी के सीटा। सीटा ब्रैकेट में ये लिखना चाहिए, अपील हैंडल करने वाला सीआईटी। एक होता है जनरल सीआईटी, वो जनरल कामकाज करता है, वो लोग को सुपरवाइज करना वगैरह। और एक होता अपील हैंडल करने वाला। तो ये कौन सा सीआईटी है, अपील हैंडल करने वाला। खैर जनरल सीआईटी हो कि अपील वाला हो, दोनों की पगार, ग्रेड, रैंक वगैरह सब सेम है, लेकिन वर्क प्रोफाइल अलग है। तो टेल मी, असेसी दुखी दुखी सबसे पहले किसकी शरण में जाता है, सीटा। सीटा, सीटा ही बोलो ना, कि सीआईटी ए बोलोगे तो क्या है, मिस प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन हो जाएगा ना, इसलिए सीटा ही बोलो। तो दुखियारा सबसे पहले सीटा की शरण में जाएगा। ओके, फिर सीटा अगर उसको अच्छा जजमेंट दिया तो खुश हो जाएगा, लेकिन अगर सीटा ने बोला नहीं तेरा केस ही कमजोर है, तू हार गया है, मतलब उसके फेवर में जजमेंट नहीं दिया। अरे अपना कोई दुख होगा ना तो अपने फेवर में जजमेंट नहीं आया तो हम लोग फर्दर अपील करते, कहा, आईटैट। इसको क्या बोलते हैं, आईटैट। फुल फॉर्म है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट ही होता है। तो सीधी भाषा में हम लोग कोर्ट क्यों नहीं बोल रहे। सी कोर्ट वर्ड कब यूज करते हैं, जब वो जनरल कोर्ट आता है हैंडलिंग एवरी लॉ। बट ट्रिब्यूनल जो मैं इधर बोल रहा हूं, ये हर लॉ को हैंडल कर रहा है कि इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ। और जब भी कोई पर्टिकुलर लॉ के लिए डेडिकेटेड कोर्ट होता है ना, डेडिकेटेड, तो उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ओके, सी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डेडिकेटेड फॉर पर्टिकुलर लॉ, दे आर डीलिंग विद ऑल दी लॉज ऑफ इंडिया, इससे द वर्ड इज कोर्ट। बट इधर मैंने ट्रिब्यूनल बोला है। जैसे कंपनी लॉ भी तुम लोग पढ़ा होगा तो एनसीएलटी बोलते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्यों, क्योंकि कंपनी लॉ को ही देखता है। और ये किसको देखता है, इनकम टैक्स लॉ को। क्या बोलते हैं इसको, आईटैट, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ओके, सी मैं थोड़ा जनरल नॉलेज दे रहा हूं, एक्चुअली ये सब के ऊपर डिटेल में बातचीत होगी नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन मुझे नॉलेज क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा अगले पॉइंट में ये नॉलेज लगेगा तुम लोग को। ओके, फिर सीटा में गए, उधर अपने फेवर में जजमेंट नहीं आया तो आईटैट में गए। उधर भी अगर एसएससी केस हार गया तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में हार गया ना तो अभी कुछ नहीं, अभी तो धरती पे तो तेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। भगवान का पता नहीं, लेकिन धरती पे तो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट रिसोर्ट। और अगर उधर भी तेरा केस नहीं सेट हुआ तो दी एंड। सो अपील के 4 लेवल होते, रट लो, सीटा, आईटैट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, 4 लेवल होती है, और लड़ते आते, और लड़ाई में कभी हम लोग जीत गए ना तो हमारी जीत डिपार्टमेंट की हार, एंड हारा हुआ डिपार्टमेंट काउंटर अपील भी करता है। ऐसा थोड़ी मैं किसी को मारे जा रहा हूं, मारे यार वो मेरे पे अटैक नहीं करेगा। अरे मैंने किसी को मारा तो सामने वो भी तो अटैक करेगा ना। तो अगर अपील में हम लोग कभी जीत जाते हैं ना तो हमारी जीत इस डिपार्टमेंट की हार, एंड हारा हुआ डिपार्टमेंट भी काउंटर अपील करता है। एनीवे, ये सब बातें डिटेल में बाद में करूंगा। अभी एक थोड़ा रफ आइडिया देना है कि हाँ, किसी को भी अपील करनी होती है ना तो 4 स्टेप होते हैं। सीटा में जाओ, मजा नहीं आया तो आईटैट में जाओ, उधर मजा नहीं है तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये नॉलेज हो गया। अब देखो,